द अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको कुछ सुनी सुनी नहीं लगती? जी हाँ, आपने शायद सही पहचाना। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की सबसे फेवरेट स्टेटमेंट हुआ करती थी। अमेरिका की ग्रेटनेस के साथ उनका ऑब्सेशन उनकी इस तरह की बातों से साफ झलकता है। और केवल उनका ही नहीं, करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अमेरिका इज बैक जैसे स्लोगन्स को बार बार यूज करना भी अमेरिका की ग्लोबल सुप्रीमेसी के प्रति उनका ऑब्सेशन बयान करता है। और ये ऑब्सेशन केवल अमेरिकन लीडर्स का ही नहीं है, बल्कि अमेरिका को लेकर ये क्रेज पूरी दुनिया काफी लंबे समय से दर्शाती आई है। अमेरिकन लाइफस्टाइल या उनकी किसी भी चीज का चार्म उसकी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर के रुतबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएस और यूएसएसआर की सबसे लंबी लड़ाई यानी कोल्ड वॉर के दौरान भी कम्युनिस्ट देशों में भी अमेरिकन म्यूजिक सुना जाता था। लेकिन दोस्तों, लेटेस्ट ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में यूएस अपनी फर्स्ट पोजीशन से सीधा 6th पोजीशन पर आ गिरा है। इस लिस्ट में जर्मनी, जापान, यूके, कनाडा और स्विट्जरलैंड यूएस से आगे निकल चुके हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अमेरिका का केयरलेस बिहेवियर, वैक्सीन नेशनलिज्म और प्रेसिडेंट ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसीज यूएस की सॉफ्ट पावर डिक्लाइन के लेटेस्ट रीजंस बताए गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका आज अपनी सॉफ्ट पावर खो रहा है? इसका जवाब ढूंढने से पहले आज हम सबसे पहले सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह अमेरिका ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके दुनिया के दिल और दिमाग पर कब्जा किया है। साथ ही हम उन सभी ट्रेंड्स को भी एनालाइज करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि यूएस की सॉफ्ट पावर आज तेजी से डिक्लाइन हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वीडियो यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो के एंड में छोड़कर जाएंगे, जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पावर एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं। जियोपॉलिटिक्स में अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक आउटकम्स पाने के लिए देश इस पावर को 3 तरीकों से यूज करते हैं, जिसमें पहले 2 टूल्स को हम अक्सर कैरेट एंड स्टिक का नाम दे देते हैं। कभी ये देश कैरेट यानी कैश और काइंड का लालच देकर अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो कभी वो स्टिक्स यानी थ्रेट या एग्रेशन के जरिए अपनी बात मनवाते हैं। इन दोनों ही टूल्स को हार्ड पावर में गिना जाता है। इतिहास में जियोपॉलिटिक्स में काफी लंबे समय से हार्ड पावर का इस्तेमाल होता रहा है। अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके बड़े बड़े देश उनसे छोटे और कमजोर देशों को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ दुनिया भर में हो रहे फंडामेंटल शिफ्ट्स इस हार्ड पावर के एक्सेसिव यूज को चैलेंज करने लगे। उदाहरण के तौर पर 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर ब्रिटेन एक समय पर आकर अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाई। उसको अपनी सभी कॉलोनीज को आज़ाद करना पड़ा। हार्ड पावर की कमजोरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आईआर के जाने माने प्रोफेसर जोसेफ नाई ने पहले ही भांप लिया था और उन्हीं के एफर्ट्स के बदौलत 1990s में हमारा तीसरा टूल यानी कि सॉफ्ट पावर जैसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। सॉफ्ट पावर का मतलब है पावर ऑफ अट्रैक्शन या फिर पावर ऑफ परसुएशन। सॉफ्ट पावर के जरिए एक देश किसी को डराने या प्रेशराइज करने के बजाय उसको अपने कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज या फिर फॉरेन पॉलिसी से अट्रैक्ट करता है। जिस देश में ये तीनों कंपोनेंट सबसे स्ट्रांग होंगे, उस देश की सॉफ्ट पावर भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। साधारण शब्दों में कहें तो किसी देश को पूरी दुनिया किस नज़रों से देखती है वो उसकी सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हार्ड पावर को फोर्सफुली एग्जर्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर को जगाना पड़ता है। हार्ड पावर टेंजिबल होती है, यानी कि उसको हम देख और छू सकते हैं, उसको आसानी से मेजर भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर चाइना की हार्ड पावर का अंदाजा हम उसके सोल्जर्स, वेपन्स या उसके न्यूक्लियर आर्सनल्स का नंबर काउंट करके लगा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर को मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। जोसेफ नाई कहते हैं कि सॉफ्ट पावर काफ़ी स्लो और इनडायरेक्ट होती है और इसीलिए ये पावर का एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है और इसीलिए आज के समय में इसको इग्नोर करना
किसी भी देश के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर साबित हो सकता है। एंशिएंट रोम और अमेरिका जैसी पावर्स ये बात पहले ही समझ चुकी थीं। रोमन एम्पायर की शान और शौकत उनकी मिलिट्री माइट से ज़्यादा उनके लॉ और कल्चर की वजह से मशहूर थी। उसी तरह वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका की सॉफ्ट पावर का उदय कुछ इस तरह हुआ कि उसको एन एम्पायर विदाउट इन्विटेशन कहा जाने लगा, यानी कि वो किसी भी देश में बिन बुलाए ही पहुंच जाता था। बर्लिन वॉल को किसी प्लेन या बॉम्ब ने नहीं गिराया था, बल्कि उसको उन लोगों के द्वारा गिराया गया था जिनके जहन में अमेरिकन सॉफ्ट पावर बस गई थी। खैर, अगर इंडिया को देखें तो उसको आज विश्व भर में योगा, आयुर्वेदा, ताजमहल, हमारे रिच डाइवर्स कल्चर या फिर हमारी मल्टी कल्चरलिज्म, प्लूरलिज्म और वसुधैव कुटुंबकम जैसी वैल्यूज को लेकर जाना जाता है। उसी तरह ब्रिटेन का क्रिसमस और ब्रिटिश काउंसिल, चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और बीजिंग ओलंपिक्स, पाकिस्तान का कोक स्टूडियो, टर्की के टेलीविजन ड्रामास, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जनरस बिहेवियर, ये सभी उनकी सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हार्ड पावर की तरह सॉफ्ट पावर को भी हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रमोट किया जाए। सॉफ्ट पावर कुछ हद तक गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है और कुछ हद तक गवर्नमेंट के बगैर भी। कभी ये इंटेंशनली क्रिएट की जाती है और कभी ये खुद ब खुद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर इंडिया की सॉफ्ट पावर की नींव इंडियन गवर्नमेंट के आने के बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिज्म जैसी वैल्यूज हमारी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ट्रेस की जा सकती हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया ने ज्यूज, पारसीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और न जाने कितने डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज को हमेशा से अपने यहाँ पनाह दी है। इंडिया की इसी लेगेसी के चलते आज उसे सबसे ज्यादा रिलीजन्स का घर कहा जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन AP थॉमसन कहते हैं कि इंडिया की यही बात इंडिया को फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बनाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट ना किया हो। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये बात किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा कही गई है और यही इंडिया की सॉफ्ट पावर है। तो अभी तक हमने इंडिया के एग्जाम्पल के साथ सॉफ्ट पावर के मतलब को समझने की कोशिश की है। अब हम इसको उस कंट्री के एंगल से देखेंगे जिसको सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट आर्केटाइप यानी सबसे बेस्ट रोल मॉडल बताया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। कहा जाता है कि इंपीरियल रोम के बाद उसकी तरह किसी भी देश ने अगर अपना विस्तार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही था। एक समय पर ऐसा लगता था कि मानो कोई भी एक देश और फिर कई देश मिलकर भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आखिरकार बोइंग से लेकर इंटेल तक, गूगल से लेकर एप्पल तक, हॉलीवुड से लेकर डिज्नीलैंड तक, MTV से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, जीन से लेकर गाउन्स तक, मैकडॉनल्ड से लेकर स्टारबक्स तक, बर्गर किंग से लेकर कोक तक, सबका जन्म अमेरिका की धरती पर ही हुआ है। आज जिस इंग्लिश लैंग्वेज का हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, समय समय पर डोमिनोज, बर्गर किंग जैसे फूड आउटलेट्स पर खुद को ट्रीट करते हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, पॉप कल्चर को हम अपने लिए प्रेफर करते हैं या फिर पढ़ने के लिए फुलब्राइट जैसी स्कॉलरशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो सब US की सॉफ्ट पावर का ही नतीजा है। आज दुनिया भर के लोग जो कभी अमेरिका नहीं गए हैं वो उसको किसी ड्रीम लैंड के जैसा मानते हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद से ही US के पॉपुलर कल्चर, यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज ने बढ़ चढ़कर उसकी वैल्यूज को प्रमोट करने का काम किया है। ब्रिटिश PM विलियम ग्लैडस्टोन का कहना था कि किसी भी देश की साउंड फॉरेन पॉलिसी उसकी डोमेस्टिक गवर्नेंस पर निर्भर करती है। अमेरिका के स्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लिबरल डेमोक्रेसी और एक पावरफुल इकोनॉमिक बेस ने ही उसके यहाँ उसकी कल्चरल वैल्यूज को फ्लरिश होने का मौका दिया और इन्हीं कारणों के चलते वो उन नॉर्म्स को पूरी दुनिया में फैलाने में सफल रहा है। अमेरिका की सॉफ्ट पावर की सक्सेस का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 70 सालों में बहुत से देशों ने खुद को डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट करके कैपिटलिज्म को अपनाकर और UN और WTO जैसे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस में शामिल होकर US को फॉलो करने की कोशिश की है। 1990s में USSR के कोलैप्स और ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के राइज ने इस चीज को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई किया है। ऐसे माहौल में अमेरिका के लिबरलिज्म और फ्री स्पीच जैसी वैल्यूज ने लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया। केवल 1980 से 2010 के बीच डेमोक्रेसीज का नंबर 100 से 150 तक पहुंच गया। उसी तरह इस दौरान कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का नंबर 40 से 100 तक पहुंच गया। जोसेफ नाई के मुताबिक वही कंट्रीज सॉफ्ट पावर को यूटिलाइज कर पाती हैं जो 3 पैरामीटर्स में फिट बैठती हैं। पहली वो हैं जिनके कल्चर्स और आइडल्स ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट कर रहे आइडल से मैच होते हैं। ग्लोबल लेवल पर काफी लंबे समय से लिबरलिज्म,
प्लूरलिज्म और ऑटोनॉमी जैसे वैल्यूज छाई हुई हैं और ये वैल्यूज वेस्टर्न कंट्रीज के खुद के कल्चर से सबसे ज्यादा मेल खाती हैं। दूसरे नंबर पर वो आते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के बहुत से चैनल्स मौजूद होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह आईटी सेक्टर को डोमिनेट करते हैं, उसी से ये साफ हो जाता है कि सभी चैनल्स उन्हीं के पास मौजूद हैं। और तीसरी वो हैं जो अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के जरिए अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा पाते हैं। यूएस ने अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के जरिए इस पैरामीटर पर भी काफी समय तक राज किया है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने का श्रेय केवल उसकी हार्ड पावर ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मात्रा में उसकी सॉफ्ट पावर को जाता है, क्योंकि केवल हार्ड पावर के बलबूते पर इतना सब कुछ अचीव करना मुमकिन नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक कंट्री अपनी वैल्यूज को दूसरे के लिए इस हद तक अट्रैक्टिव बना देती है तो वो अपने कैरेट और स्टिक वाले अप्रोचेस यानी हार्ड पावर को और भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री में लिखा था कि अब सारी दुनिया उसी मंजिल की ओर बढ़ रही है जो अमेरिका ऑलरेडी अचीव कर चुका है। उस टाइम पर ऐसा लगता था कि मानो 21st सेंचुरी केवल अमेरिका और उसके ग्लोबल सॉफ्ट पावर के एम्पायर को ही बिलोंग करता है। लेकिन 21st सेंचुरी के केवल 2 दशकों ने यह साबित कर दिया कि उनका कहना सच नहीं था। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका का पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को फैलाने का सपना दूसरे देशों पर किस तरह भारी पड़ा है। यूएस ने वियतनाम, ग्वांटानामो बे, सीरिया, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, इराक और बाकी मिडिल ईस्टर्न, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज में जो किया, उससे ये साफ पता चलता है कि उसकी हार्ड पावर ने उसकी सॉफ्ट पावर को ओवर पावर कर लिया। उसको अपनी सॉफ्ट पावर के ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसको फैलाने के लिए उसने हार्ड पावर का बहुत ज्यादा सहारा लिया और उसकी इस हार्ड पावर के मिसयूज ने उसकी सॉफ्ट पावर को गहरी चोट पहुंचाई है। उसी तरह यूएस की सॉफ्ट पावर एरा का दूसरा अहम किरदार यानी उसकी कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट वैल्यूज दुनिया में ओवरऑल ग्रोथ को अचीव करने में कामयाब नहीं हो पाई। उल्टा कहीं ना कहीं आज उस मॉडल की वजह से ही हमने दुनिया भर में शार्प इनइक्वालिटीज, बढ़ते डेट्स और अनस्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया के राइज ने एक समय पर यूएस की सॉफ्ट पावर को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल आदि की बदौलत कई देशों में कलर रिवॉल्यूशंस देखने को मिले, जिसमें लोगों ने अपने ब्रूटल डिक्टेटर्स को गद्दी से हटा दिया। अरब स्प्रिंग भी इसी का नतीजा थी। अमेरिका इन सभी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसके खुद के अगेंस्ट होना शुरू हुआ, तब उसने इंटरनेट और फ्री स्पीच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज इंटरनेट जायंट्स के ऊपर तरह तरह के प्रेशर्स क्रिएट करने की बात जाती है। ये सभी एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं कि यूएस का दुनिया के माइंड्स और हर्ट्स को जीतने का सपना एक समय पर आकर फेल हो गया। हालांकि बीच बीच में अमेरिकन लीडर्स जैसे कि गेराल्ड फोर्ड की ऑनेस्टी, जिमी कार्टर के ह्यूमन राइट पॉलिसीज, रोनाल्ड रीगन के ऑप्टिमिस्टिक और फ्री मार्केट पॉलिसीज के द्वारा यूएस की सॉफ्ट पावर को ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के अफगानिस्तान और इराक पर हमला करने के बाद यूएस की सॉफ्ट पावर की कमजोरी दुनिया के सामने आना फिर से शुरू हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर में तो ये टेंडेंसी और भी तेजी से बढ़ी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज पर गौर करें तो वो सभी पॉपुलिज्म के प्रिंसिपल पर चली हैं, यानी कि उन्होंने अपनी सभी पॉलिसीज केवल अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स को ध्यान में रखकर अडॉप्ट की हैं। उनके अमेरिका फर्स्ट के सेंटिमेंट्स, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी, ट्रेड वॉर्स, एंटी इमिग्रेशन और इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज ने अमेरिका की अट्रैक्टिवनेस पर चोट पहुंचाई है। जो अमेरिकन प्रेस एक समय पर फ्री स्पीच और उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए जानी जाती थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पर वो प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप जैसे गुटों में बढ़ गई। उन्होंने यूनेस्को, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, पेरिस क्लाइमेट डील, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और ईरान की न्यूक्लियर डील से अमेरिका को पीछे खींच लिया। उसी तरह पैंडेमिक के दौरान उन्होंने यूएन और डब्ल्यूएचओ की फंडिंग्स रिड्यूस कर दी। यूएस इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। तो इस तरह से इनसे बाहर आ जाने या फिर उनकी फंडिंग बंद कर देने से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बहुत चोट पहुंची है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि यूएस ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी के चलते उन्होंने अपने टेन्योर में कई देशों से अपने सोल्जर्स को भी अचानक से वापस बुला लिया। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ये सभी स्टेप्स एकदम गलत थे, बट जिस तरह का अप्रोच उन्होंने अपनाया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीधा उनकी सॉफ्ट पावर पर दिखाई दिया। उसी तरह उनके टेन्योर में अमेरिका में इंटेंस पोलराइजेशन भी देखा गया। 2020 के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में हुए राइट्स
और जॉर्ज फ्लाइड के असैसिनेशन जैसे इंसिडेंट्स इसका मेन एग्जाम्पल है। सॉफ्ट पावर के जरिए आप इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी तभी पा सकते हैं जब आपके पास अपनी खुद की पॉपुलेशन की क्रेडिबिलिटी हो, क्योंकि अगर आप अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन और उनके चैलेंजेस को ही सही से केटर नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी सॉफ्ट पावर को हमेशा वीक करने का काम करेगा। ये बात दुनिया के हर देश पर लागू होती है। खैर, आज के डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि हार्ड या सॉफ्ट दोनों में से कोई भी पावर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। केवल हार्ड पावर का होना आपको एक बुली की इमेज प्रोवाइड कराता है और केवल सॉफ्ट पावर का होना किसी भी देश की वीकनेस को दर्शाता है। 1962 के इंडो चाइना वॉर में इंडिया के पुअर एक्सपीरियंस के बाद हमने यही रियलाइज किया कि केवल सॉफ्ट पावर का होना ही काफी नहीं है। भले ही सॉफ्ट पावर का जन्म हार्ड पावर की कमियों को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन वो इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सॉफ्ट पावर कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हार्ड पावर का ही एक्सटेंशन होती है, वो हार्ड पावर को कॉम्प्लीमेंट करती है। जब सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के द्वारा सपोर्ट की जाती है तो वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन हम इन दोनों में से कोई भी एक जरूरत से कम या ज्यादा होती है तब अपने आप क्रेडिबिलिटी खोने लगती है। अमेरिका के केस में एग्जैक्टली यही हुआ। मान लीजिए अगर अमेरिका भी बाकी नई डेमोक्रेसीज की तरह अनस्टेबल और पुअर होता तो क्या उसकी लिबरल वैल्यूज किसी को पसंद आती? तब शायद ही कोई देश उसकी तरह बनने की कोशिश करता। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिका की सॉफ्ट पावर को वापस ट्रैक पर लाने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की सॉफ्ट पावर का भविष्य क्या होगा। हालांकि ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है और वो ये कि पावर ऑफ अट्रैक्शन आने वाले समय में भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम रोल प्ले करेगी और इंडिया जैसी एस्पायरिंग ग्लोबल पावर को इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी कार्ड्स चलने होंगे। साथ ही हमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की उस बात को भी ध्यान में रखना होगा जब वो कहते हैं स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टॉक, ओनली देन यू विल गो फार। तो दोस्तों आज के डिस्कशन के लिए इतना, लेकिन जाने से पहले आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला है, रशिया यूक्रेन वॉर मार्क्स द एंड ऑफ द एरा ऑफ सॉफ्ट पावर, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज फॉर मेंस। दूसरा सवाल है, हाउ इंडिया कैन टर्न दिस सेंचुरी इनटू एन एरा ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, इलस्ट्रेट। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और इन सवालों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।